को तो बहुत अच्छे से आता है। जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस चैप्टर में। तो अब आपको बस लाइव क्लास में सुनना है जितना आप समझ पाते हो। बेसिक चीजों को ध्यान में रखेंगे और उससे ज्यादा टेंशन लेना इज नॉट द टारगेट। बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना इस चैप्टर को कि तुम बाकी की चीजों को हैम्पर कर दो। परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी स्पेशली इन दो चैप्टर के लिए ये एडवाइस है। बाकी चैप्टर्स में जितना मर्जी टाइम लगाओ, वट एवर यू वांट, बट इन दोनों पे ओवर टाइम नहीं स्पेंड करना कि पता लगा आंसर तो बन नहीं रहा है और प्रेशर ज्यादा ले लिया उस चक्कर में। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा डिस्कशन। टारगेट इज टू डिस्कस 3 डीपीपी। तो हम लोग डीपीपी 1 से शुरू करते हैं। देखो हर सवाल को ना मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। पीएनसी के हर सवाल में पहला स्टेप होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद हम सोचते हैं अरेंजमेंट का। हम लोग कभी भी, मेरी क्लास में मैं कभी भी एनपीआर का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है। सिलेक्शन करना है पहले, फिर अरेंज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे। लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या, हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज लेटर्स ऑफ वर्ड गार्डन सच दैट वॉवल्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें तो 2 ही वॉवल है। मान लो 4 वॉवल होते हैं आपके पास एंड 6 कॉन्सोनेंट होते, तो क्या करते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। बड़े लेवल का सवाल समझ में आ जाएगा तो काम बन जाएगा। देखो 10 चीजें हैं, मतलब 10 प्लेसेस हैं मेरे पास। रिस्ट्रिक्शन किन पे? वॉवल्स पे, है ना। तो 10 में से 4 प्लेसेस को सेलेक्ट कर लो फॉर वॉवल्स। लेट्स से फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, 8th प्लेस एंड 9th प्लेस सिलेक्ट हो गया। तो इनमें अरेंज करने का वॉवल्स को तो एक ही तरीका होगा, इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देयर इज ओनली वन वे। बचे हुए 6 कॉन्सोनेंट को 6 जगह पे अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल वेज। ये बेसिक लॉजिक होता। अब देखो आप अपने सवाल में 6 चीजें हैं, 2 वॉवल्स हैं, 6 में से 2 प्लेसेस को सिलेक्ट करो। वॉवल्स को अरेंज करने का एक ही तरीका है, ए ई। बाकी की 4 चीजों को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज आर देयर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना। सिलेक्शन पहले करेंगे फिर अरेंजमेंट, स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। चलिए आगे जाते हैं यहां से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या है, 5 डिजिट नंबर्स आर फ्रॉम 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। P is the number of such numbers that exceed 20,000. Q are the numbers that lie between 30,000 to 90,000. तो मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए। P क्या है? जो 20,000 को एक्सीड करता है नंबर। मतलब सर स्टार्टिंग में कुछ भी डाल सकते हो, सारे के सारे नंबर ही 20,000 से बड़े बनने वाले हैं। 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 4 फॉर द सेकंड प्लेस, 3 हियर, 2 हियर, 1 हियर। जो बचेगा वो जाता रहेगा, राइट। तो 5 फैक्टोरियल इज द आंसर। अब Q इज द नंबर दैट लाई बिटवीन 30,000 से लेके 90,000। मतलब फर्स्ट प्लेस पे 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। अगर 9 आ गया फर्स्ट प्लेस पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 90,000 से बड़ा हो जाएगा नंबर। सो देयर आर 3 पॉसिबल चॉइसेस फॉर द फर्स्ट प्लेस। बचे हुए 4 नंबर यहां पर आ सकते हैं, बचे हुए 3 यहाँ, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो इट इज 3 into 4 फैक्टोरियल, रेशियो इज 5:3। दैट्स ऑल। पीएनसी का ब्यूटी क्या है ना कि अगर हो गया सवाल फिर तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो सोचते ही रह जाओगे। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 8th वन। 8 में क्या है, अ पर्सन प्रेडिक्ट्स आउटकम ऑफ फॉर 20 क्रिकेट मैचेस ऑफ हिज होम टीम। ईच मैच कैन रिजल्ट इन अ विन, अ लॉस और अ टाई। मतलब 3 चॉइसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन मेक प्रेडिक्शन सच दैट एग्जैक्टली 10 आर करेक्ट। 20 मैचेस आर देयर। उन्होंने बोला 10 प्रेडिक्शंस आपके करेक्ट होने चाहिए, तो पक्का से 10 रॉन्ग हो रहे होंगे, राइट। कितने वेज हैं करेक्टली प्रेडिक्ट करने के? एक ही करेक्ट प्रेडिक्शन होगा हर मैच का, एक। कितने रॉन्ग प्रेडिक्शन हो गए? 2। अगर लेट्स से विन था तो लॉस और टाई हो सकता है, लॉस था तो विन एंड टाई हो सकता है। तो 2 हमेशा रॉन्ग चॉइसेस होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, 20 में से 10 को सेलेक्ट करता हूँ जिनमें मैंने करेक्ट प्रेडिक्ट किया होगा। हर किसी में करेक्ट प्रेडिक्ट करने का एक ही वे है, तो 1 पावर 10 आ गया। 10 मैचेस हो रहे थे क्योंकि। बाकी के 10 मैचेस में रॉन्ग प्रेडिक्ट किया है तो 2 की पावर 10। हर किसी में 2 वेज हैं रॉन्ग करने के, क्योंकि दिस इज माय आंसर। खत्म सवाल। ठंडे दिमाग से सोचना ज्यादा है तो ही बात बनती है इसमें, राइट। स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 15 टीम्स फ्रॉम 15 मेन एंड 15 women सच दैट अ टीम कंसिस्ट ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। मतलब एक एक पेयर सेलेक्ट करना है मैन एंड वुमेन का। ओके। तो देखो अगर सोचोगे ठंडे तरीके से कि मेरे को एक बेसिक तरीका क्या समझ में आता है, देखो कि 15 मैन आर देयर, एक को सिलेक्ट कर लिया। 15 वुमेन है, एक को सिलेक्ट कर लिया, पहली टीम बन गई। अब साइमल्टेनियसली 15 टीम्स बना रहा हूं तो ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियसली 15 टीम्स की बात हो रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट टीम के लिए 14 मेन में से एक को सिलेक्ट किया, 14 विमेन में से एक को सिलेक्ट किया, 13 में से एक को सिलेक्ट किया, 13 में से एक को विमेन को सिलेक्ट किया। दिस विल गो ऑन अप टिल द लास्ट पर्सन। दिस इज द बेसिक लॉजिक। मतलब क्या बन रही है, 15 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 13 स्क्वायर से लेकर 1 स्क्वायर तक, दैट इज 15 फैक्टोरियल का स्क्वायर। एक्चुअली सारी ऑप्शन गलत है, 100% आंसर 15 फैक्टोरियल स्क्वायर होना चाहिए। इन्होंने पता पक्का क्या दिया होगा, इन्होंने ऐड कर दिया होगा। ऐड कर नहीं करना है, ऐड तब करते हैं व्हेन दे आर डिफरेंट केसेस। Here simultaneously we are making 15 teams, so here we will not add them. Okay, तो actual answer is 15 factorial square। टेंशन नहीं लेनी है, जो दिया है वो गलत है। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लेट S be a set, S मुझे दिया है 1 से 12 तक, it is to be partitioned into A, B, C of equal size such that A union B union C is S। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे एलिमेंट A, B या C में से एक ना एक जगह तो जाएंगे ही जाएंगे। A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A is 5, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग सेट्स हैं मेरे, ऐसा दिखता होगा कुछ A, B, C, राइट। दे आर सेइंग नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन सेट एस, 3 पार्ट्स में कितने वेज में डिवाइड, कितने वेज में कर सकते हैं हम इसका पार्टीशन A, B, C में। दे आर सेइंग दे आर हैविंग इक्वल साइज, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सब में 4 4 एलिमेंट होंगे फॉर श्योर, ठीक है, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो क्या करते हैं, 12 में से 4 को सिलेक्ट करते हैं, ए में चले जाएंगे, बचे हुए 8 में से 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो बी में चले जाएंगे, लास्ट के 4 एलिमेंट्स जो बचेंगे वो मेरे सेट सी में चले जाएंगे। दिस इज माय फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। इतना ही करना था इसमें बस, है ना। अब सोचो कि जिन लोगों ने ग्रुपिंग ग्रुपिंग पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं लोग, देखो मैंने पहली बार पीएनसी पढ़ा था क्लास 9th में, बट हमें स्टिल कभी भी 3 साल पीएनसी पढ़ लिया हम लोगों ने, हर साल पढ़ते थे कुछ ना कुछ पीएनसी में, बट फिर भी हमें कभी भी ग्रुपिंग नहीं पढ़ाया। उन्होंने बोला था कि तुम जितना पढ़ोगे इस टॉपिक को कंफ्यूज होते जाओगे, इट इज बेटर टू थिंक इन अ बेसिक वे, कभी गलती नहीं होगी कम से कम, ठीक है ना। कितने लोगों ने ग्रुप ग्रुप करके कुछ करने का सोचा था और गलत हो गया था, बहुत सारे लोग हैं ना। वो फॉर्मूले हैं, क्योंकि फॉर्मूलों पे नहीं चलता पीएनसी, पीएनसी बेसिक लॉजिक पे चलता है, बिल्कुल थोड़ा सोच समझ के चलना। अच्छा एक और क्वेश्चन भी चलो मैं करा दूंगा अगर टाइम बचा तो, बट अभी तो 3 डीपीपीज है, बहुत सारी कर लेते हैं अभी, पहले क्वेश्चन करते हैं ज्यादा से ज्यादा, फिर देखते हैं और, ठीक है। नेक्स्ट इज 11th वन, 8 digit number divisible by 9 is to be formed using digits 0 to 9 without repeating the digits, no repetition is there, 0 to 9 are the numbers, ठीक है जी। number of ways in which this can be done, मतलब मुझे पहले तो डिविजिबल बाय 9 बनाना है 8 डिजिट नंबर को। डिविजिबल बाय 9 कब होगा नंबर, व्हेन सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, राइट, तभी ऐसा होता है। ओके कोई रिपीटिशन नहीं है। सोचो 10 डिजिट है तुम्हारे पास 0 से 9, इसमें से 8 डिजिट को सेलेक्ट करना आसान काम है या फिर 2 को रिजेक्ट करना, सोच के देखो। 8 को सेलेक्ट करना मुश्किल लग रहा है, राइट, 2 को रिजेक्ट करना ये थोड़ा डुएबल लग रहा है। तो टोटल सम ऑफ डिजिट्स क्या है, देखो 0 1 से लेके 9 तक, ये सम क्या बन रहा है, इट इज 9 into 10/2 दैट इज 45, और ये दो नंबर्स मान लेते हैं ए एंड बी हैं, तो मुझे क्या पता है कि 45 माइनस ए एंड बी का सम विल बी मल्टीपल ऑफ 9, राइट, 8 नंबर्स का सम यही बनेगा। ओके तो मतलब जो ए प्लस बी है दिस शुड आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 9। ओके अब देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं इनके, सर 0 9 हो सकता था, 1 8 हो सकता था, 2 7 हो सकता था, 3 6 हो सकता है, या फिर 4 5, ये 5 केसेस मेरे पास आ रहे हैं, राइट, जिनका सम 9 बनता है। अब इनमें अगर आप फर्स्ट केस लोगे कि मतलब 0 एंड 9 आर रिजेक्टेड, तो मतलब 1 से लेके 8 तक नंबर्स हैं, 8 फैक्टोरियल नंबर्स आर देयर। अब अगले जो 4 केस हैं, इन चारों केसेस में प्रॉब्लम क्या है ना, 0 इज देयर इन द नंबर्स। तो अगर आप 8 डिजिट नंबर बनाओगे तो स्टार्टिंग में ना 0 नहीं आ सकता, बस दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव। तो ओनली 7 चॉइसेस आर देयर फॉर द फर्स्ट प्लेस, एंड बाकी के 7 नंबर को अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल वेज होंगे, बट स्टार्टिंग का ध्यान रखना है कि 0 नहीं आ सकता सर यहाँ पे, और हर केस का आंसर सेम ही आने वाला है। तो ओवरऑल आंसर इज 8 फैक्टोरियल प्लस 4 टाइम्स हर केस का आंसर वो 7 into 7 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर बनेगा। कर लो सिंप्लीफाई। प्रोसेस क्या है, टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड करेंगे, क्योंकि नॉट रिक्वायर्ड निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू टोटल निकालना, यहाँ मतलब एज कंपेयर टू 8 नंबर्स का सम निकालना वो डायरेक्टली मुश्किल हो रहा था। ओके ये टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको अगली डीपीपीज में भी दिख जाएंगे कि बहुत सारे पूछे गए हैं इस कैटेगरी पे, राइट। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12th में क्या है, 2 women and some men participated in chess tournament in which every participant played 2 games with each of the other participants. Number of games that men played between themselves, number of games that men played between themselves exceed number of game men played with women by 66। तो number of men वो मुझसे पूछ रहे हैं, n मान लो। कहना क्या चाहते हैं, everyone will play 2 games with every other participant and number of games men played between themselves। देखो n men है, कोई भी 2 को सिलेक्ट कर लो, हर 2 लोगों के बीच में कितनी गेम्स होंगी, 2 गेम्स। दीज आर द नंबर ऑफ गेम्स मेन प्लेड बिटवीन देमसेल्व्स। दिस इज इक्वल टू 66 प्लस नंबर ऑफ गेम्स बिटवीन मेन एंड वुमेन। देखो एन में से एक मेन को सिलेक्ट किया, 2 विमेन थी उनमें से एक को सिलेक्ट किया, हर 2 प्लेयर्स के बीच में 2 गेम्स होंगी, इनटू 2 भी कर दिया। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। क्या आ गया हमारे पास, n into n minus 1 is 66 प्लस कितना बन गया ये 4n। नाउ आई थिंक यू कैन सॉल्व एंड गेट योर फाइनल आंसर, इट इज n square minus 5n minus 66 is 0। तो फैक्टर्स आर n minus 11 and n plus 6। 11 आ गया मेरा वैल्यू। आई थिंक क्वेश्चन इज ओवर। ओके बेसिक तरीके से सोचना है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अक्षिता यू कैन अनम्यूट। आई थिंक एसडी हैंड रेज हुआ है। नचिकेता यस। सर आप एक बार फर्स्ट इक्वेशन आपने ये कैसे बनाई, एक बार और समझा दीजिए। एन मैंने, ठीक है, उनमें से किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट किया, हर 2 लोगों में 2 गेम्स होंगी, तो नंबर ऑफ गेम्स बिटवीन मेन इज दिस, राइट।
दैट इज हाउ आई इंटरप्रेट इट. नंबर ऑफ गेम्स बिटवीन मेन एंड वीमेन, एक मैन को सेलेक्ट कर लिया, एक वीमेन को, दो में से एक वीमेन को सेलेक्ट किया, हर दो लोगों में 2 गेम्स हैं, दैट इज हाउ वी गॉट आवर सेकंड टर्म. लॉजिकली सोच सोच के कर रहा हूं मैं कोई फॉर्मूलों पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं. मुझे पता है एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स. दैट इज हाउ आई एम थिंकिंग फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक पार्ट. आई विल नेवर यूज एनी रैंडम फॉर्मूला भी देखोगे तो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज 14th वन. 14 में क्या है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू बी होल नंबर्स. Number of 4 digit numbers x, y, z and w that can be formed such that y is greater than x and z is greater than w. मतलब कहना क्या चाहते हैं, ये नंबर्स हैं, y greater than x दिया है, z greater than w दिया है, मुझे चाहिए कितने ऐसे नंबर हो सकते हैं. ओके, सोचने के तरीके बहुत होते हैं लोगों के, बट आई थिंक इन दिस वे कि एक्स वाई का कुछ लेना देना नहीं है z एंड w से, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिपीटिशन. ओके, क्या x 0 हो सकता है? नहीं, नहीं तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा. तो x की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, राइट. तो मतलब अगर मुझे x एंड y को सिलेक्ट करना है तो मैं कोई भी 2 नंबर ले लेता हूँ 1 से लेके 9 तक, उनमें से कोई भी 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं. जो छोटा नंबर होगा वो x हो जाएगा, जो बड़ा नंबर है वो y हो जाएगा. ओके, नाउ z एंड w, इनमें तो w 0 हो सकता है, राइट, नो प्रॉब्लम. तो 0 से 9 में से कोई भी अगर मैं 10 में से 2 नंबर्स को सिलेक्ट करूंगा तो उन्हें अरेंज करने का एक ही तरीका है, जो बड़ा नंबर होगा वो z हो जाएगा, जो छोटा नंबर है वो w हो जाएगा. सो दिस इज माय फाइनल आंसर, दैट्स ऑल. ठीक है, कई लोगों को अभी सुन के लग रहा होगा ये तो बड़ा आसान है, बट इतना क्लैरिटी से खुद से सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है. मुझे पता है ये चैप्टर टफ है. इतने लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे आप तो बड़ी जल्दी जल्दी कर दे रहे हो, हमसे तो नहीं होते इतनी तेजी से, ऐसे यही थॉट आ रहा है. रीजन देखो, रीजन मैं थोड़ा सा अगर आपको क्लैरिटी दूं तो दोबारा वही बात बोलूंगा, नेवर मिक्स टू थिंग्स, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. वी ऑलवेज ट्राई टू मिक्स दोस थिंग्स. कभी मिक्स मत करो, अलग रखो. सिलेक्शन हो गया फिर सोचेंगे अरेंजमेंट, नहीं तो नहीं सोचेंगे, पूछ नहीं रहा तो. ठीक है, अभी देखते हैं आगे, देखते हैं और भी अच्छे सवाल होंगे. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग लेटर्स ए ए ए ए बी 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 सी सी डी डी. ओके, 4 हैं, 4 भी हैं, 2 2 सी और डी हैं, इन अ लाइन सो दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 1 बी इन बिटवीन 2 एज. मुझे इतने ऐसे नंबर ऑफ वेज चाहिए सच दैट कम से कम एक बी होगा 2 ए के बीच में. ऐसे नंबर हमें बनाने हैं, इतने ऐसे वेज ऑफ अरेंजमेंट हमें चाहिए. सो किसी ने कोई थॉट दिया हो तुम में से, एनीवन वांट टू शेयर योर ओन थॉट, यू कैन रेज हैंड. सूर्यांश. सर मैंने ए बी ए का एक ग्रुप बना लिया था और अलग से करके उसको अरेंज किया था. अब देखो ए बी ए के बीच में सी ए डी बहुत कुछ आ सकता है ना. सर नहीं, मैंने इसको एक एंटिटी बना लिया, एक पूरा लेटर बना के काम किया. नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने ए बी ए कैसे मान लिया, ऐसा भी तो हो सकता है, ए बी सी ए भी तो आ सकता है ना, ए बी डी ए भी आ सकता है, ए बी बी ए भी आ सकता है, राइट. सो यू कांट से ना कि सिर्फ ए की बी ही होगा बस, एक सी डी भी तो है, यस सर. राइट, उनका भी तो सोचना है. हाँ यस सर. तो ये जो, तो अब सोचो क्या कर सकते हैं. पहली बात तो एटलीस्ट 1 थिंग बिटवीन 2 से गैप मेथड समझ में आता है, एक लॉजिक तो. बाकी अभी गैप मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं लगेगा, सोचते हैं. सर कैन वी ट्राई कि केसेस बनाए एंड जब then when A's are in first place and last place and then first place and second last place. क्या तुम ऐसे 10 डिजिट नंबर के लिए केसेस बनाओगे? नहीं सर, I was just trying to think different things. नहीं, 10 डिजिट नंबर है ना, सोच 4 डिजिट होता तो बना भी लेता केसेस, 5 डिजिट में भी बना लेता, 10 डिजिट में तो गिव अप हो जाएगा. सर ये क्वेश्चन मुझसे भी I also didn't get it. I have to see the solution. सॉल्यूशन मैंने जैसे सोचा था उसमें मैंने ये किया था कि ए 4 बार ए मैंने लिख दिया था और फिर उनके बीच में एक बार बी रख दिया था एटलीस्ट. ठीक है, कम से कम एक बी तो आएगा ही, सही बात है, एक एक बी तो आएगा इनके बीच में. हाँ, फिर 3 एक बी बचा, 2 सी बचे और 2 कहाँ रखे हैं तुमने? हाँ जी, ए कहाँ रखे हैं? हाँ मतलब मैं बता रहा हूँ मैंने सोचा कैसा था, वो गलत ही था. आगे बता, आगे बता. हाँ, तो मेरे पास एक बी बचा, 2 सी बचे और 2 डी बचे. तो मैंने 1 बी इज लेफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. यस, क्या करा तुमने इसके बाद? वो बीच में जो गैप्स हैं उनको उनमें चूज करके भर दिया. फॉर्मूला बताओ, क्योंकि देखो पीएनसी एक लाइन का आंसर होता है, आंसर क्या लिखूं मैं उससे समझ जाऊंगा तो क्या सोचना चाह रहे हैं. तो 8 गैप्स हैं, तो 8c5 into 5 factorial by 2 factorial 2 factorial into 5 factorial 2 factorial 2 factorial. that don't make any sense to me. 5 factorial कहाँ से आया? एक b है, 2 c है, 2 d है ना. अच्छा, जब तू अरेंज कर रहा है इनका अरेंजमेंट कौन करेगा? अच्छा, इनका तो करना होता. ये भी तो बढ़िया चीजें है ना. अब देख क्लैरिटी से कैसे सोचेंगे, जगह नहीं फिक्स की ना, सिलेक्शन नहीं हुआ, अरेंजमेंट तुम डायरेक्टली कर रहे हो, सोचो दैट इज व्हाई द इशू इज देयर. अब तू देख, मैं तुम अपन डिस्कस करके करते हैं. चल देख, 10 प्लेसेस हैं, सी डी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो बची हुई 4 प्लेसेस होंगी रख देंगे, क्या फर्क पड़ता है? डोंट डजंट इवन मैटर, राइट. 10 में से 8 प्लेसेस को सिलेक्ट कर ली, कौन सी? जहां पे एज एंड बीज को रखेंगे, कहीं पे भी आए डजंट मैटर, एक लाइन में होंगी, बीच में कुछ स्पेसेस नहीं लिए होंगी, कोई बात नहीं. अब उन 8 प्लेसेस पे मान लो ये 4 ही हैं, इनके बीच में तो एक एक भी आएगा ही. चौथा बी के लिए कितनी चॉइसेस हैं? एक इस साइड पे आ सकता है, मतलब साइड पे हो सकता है 1 2 3 4 5 प्लेसेस मेरे पास हैं टू अरेंज माय लास्ट बी वाला, लास्ट बी, राइट. 5 चॉइसेस, क्योंकि चारों बी में तो कोई फर्क ही नहीं है. अब इसके बाद
ये आपस में सब अरेंजमेंट हो चुका है, इनका ए और बी का तो अरेंजमेंट हो गया, आप देखो सिलेक्शन प्लेसेस का सिलेक्शन और उनका अरेंजमेंट भी हमारा 5 तरीकों से हो गया, राइट। अब ये बचे हुए 4 नंबर हैं जो सी सी डी डी, जो बची हुई 4 जगह उन पे अरेंज करोगे, दैट आर 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीट हो रहा था। दिस इज द आंसर, राइट। समझ में आ रहा है ना कि ज्यादा सोचने का गेम है नहीं वो, बट सिलेक्शन पहले तूने नहीं किया जगह का, इस कारण तुम बाद में फंस गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे यहाँ से। बाकी ये कीवर्ड याद रखना, एटलीस्ट वन थिंग बिटवीन दिस, ये सब कीवर्ड होता है गैप मेथड का हिंट है ये तुम्हारे लिए कि गैप मेथड लगेगा। अपूर्व सर यस सर वो ये समझ नहीं आया कि वो आप बी के लिए 5 जगह कैसे 8 प्लेसेस है, उनमें क्या करना है 4 एस को एंड 4 बीस को अरेंज करना है सच दैट कम से कम एक बी आए 2 ए के बीच में, राइट। यस सर 4 ए हैं, एक एक तो आएगा ही इन 3 जगह पे भी कम से कम। यस सर चौथे बी के लिए कितनी जगह बचती है, इधर हो सकता है लेफ्ट, इधर 2 3 4 5 कहीं भी हो सकता है ना वो तो। अब ओके सर ठीक है, कितने गैप्स हैं, 5 गैप हैं तो 5 जगह है चौथे बी के लिए, ठीक है। ओके सर थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन DPP2, स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 से लेके 5 विदाउट रिपीटिशन दैट आर डिविजिबल बाय 6। आ गया एक और डिविजिबिलिटी का सवाल। डिविजिबल बाय 6 का मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। डिविजिबल बाय 3 कब होता है, व्हेन सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 2 कब होता है, जब लास्ट डिजिट जो है वो इवन होगा। ओके तो ये दोनों चीजें होल्ड होनी चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, 5 डिजिट नंबर बनाना है, कितने नंबर्स हैं 6 नंबर्स आर देयर, 6 में से 5 को सेलेक्ट करना है, एक को रिजेक्ट करना है। लेट्स से वो एक नंबर ए है, टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड की तरह ही सोचेंगे। टोटल क्या है मेरे पास 15 माइनस नॉट रिक्वायर्ड विल बी मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ए शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 आ गया यहां से। तो ए 0 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। पहला केस क्या कहता है, ए इज 0 मतलब 0 इज एक्सक्लूडेड, नंबर्स आर 1 2 3 4 5, 5 जगह पे अरेंज करना है। लास्ट डिजिट तुम्हें पता है इवन होना चाहिए, तो सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं आखिरी के लिए। अब बचे हुए 4 नंबर 4 जगह पे अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल वेज में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दिस इज 24 into 2 48 वेज। नाउ इन द सेकंड केस 3 इज एक्सक्लूडेड, मतलब नंबर्स क्या हैं 0 1 2 4 एंड 5। नाउ 0 इज देयर, अलर्ट हो जाना है एकदम से कि यार 0 ना फर्स्ट पे नहीं आ सकता, ये प्रॉब्लम है बस। तो पहला केस मान लो 0 लास्ट पे ही रख दिया आपने, तो 4 फैक्टोरियल नंबर्स आ जाएंगे वैसे। दूसरा केस क्या है, आपने लास्ट में 2 या 4 में से किसी को रख दिया, तो लास्ट के लिए 2 वेज हैं। अब आपको पता है फर्स्ट पे 0 तो नहीं आ सकता, तो टोटल 4 में से 3 ही नंबर आ सकते हैं। देन हियर 3 choices 2 and then 1, तो इट इज 6 into 3 फैक्टोरियल। ओवरऑल आंसर क्या बनेगा मेरा, अगर मैं सब कुछ ऐड करता हूं, फर्स्ट केस का आंसर था 48, सेकंड केस में भी 2 केसेस बनाए, एक का आंसर था 4 फैक्टोरियल, नेक्स्ट का आंसर है 6 into 3 फैक्टोरियल। मैं तेजी से केस बनाता जाता हूं और कैलकुलेशन करता जाता हूं, क्योंकि मुझे ये बात याद हो रखी है कि जैसे ही 0 दिखता है तब अलर्ट होना है, बाकी सारी जगह पे टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि 0 स्टार्ट पे नहीं आ सकता, यही फंसते हैं लोग बस, ठीक है। यस सूर्यांश। सर एक बार सर ये जो टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड वाला फॉर्मूला आपने बताया है, ये बस पे और एक थोड़ी सी क्लैरिटी दे, क्योंकि मैं आज तक सब बनाता था, मतलब टोटल वाला निकालता था हमेशा। टोटल क्या है 0 से लेके 5 तक सारे नंबर का सम, 5 नंबर का सम चाहिए तुझे। यस सर। एक 6 में से तूने 6 के 6 का सम ले लिया, 15 आया, लास्ट Yes, को हटा दे, बस यही तो कर रहा हूँ और क्या, यस सर थैंक यू सर। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, अब देखो नेक्स्ट सवाल शुरू करने से पहले ना क्लैरिटी देता हूँ, ये आइडेंटिकल चीजें जैसे ही आती हैं आधे लोग गिव अप मार देते हैं। पहली बात तो एनसीआर डज नॉट वैलिड फॉर आइडेंटिकल थिंग्स। इसका मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स। अगर आपके पास 10 एप्पल हैं, सब आइडेंटिकल हैं, तो आप चाहे एक एप्पल सेलेक्ट करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो या 10 करो, हर किसी का एक ही वे होगा। एवरीथिंग इज हैविंग वन वे, देयर इज वन वे टू सेलेक्ट 2 एप्पल्स, वन वे टू सेलेक्ट 3, वन वे टू सेलेक्ट 10। तो आपके 0 एप्पल सेलेक्ट करने का भी एक ही वे है, तो टोटल 11 वेज हो जाते हैं हमारे पास। बट हर एक इंडिविजुअल टर्म का एक ही वे होगा। लोग बोलते हैं 10C2, 10C2 इज वैलिड व्हेन देयर आर 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स एंड आपको 2 डिस्टिंक्ट चीजों को सेलेक्ट करना था, ठीक है ना। पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31, ऑफ व्हिच 10 आर आइडेंटिकल एंड रिमेनिंग 21 आर डिस्टिंक्ट। तो मतलब मेरे को केसेस बनाने पड़ेंगे कि कितने आइडेंटिकल हैं, कितने डिस्टिंक्ट हम चूज कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई भी आइडेंटिकल चीजों को पिक नहीं किया, सारी डिस्टिंक्ट ले लिए। एक आइडेंटिकल चीज लिया, 9 डिस्टिंक्ट थिंग्स आर देयर। एक 2 आइडेंटिकल में से लिया, 8 यहां से लिया। लास्ट केस क्या आएगा, ऐसा चलते जाएंगे तो 10 and 0। ओके मुझे पता है कितने भी नंबर ऑफ आइडेंटिकल चीजें उठा लो, वे तो एक ही होता है। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या आएगा, आइडेंटिकल चीजों के लिए ओनली वन वे इज देयर, डिस्टिंक्ट के लिए 21C10। ये क्या है 21C9, ये क्या आएगा 21C8, लास्ट केस इज 21C0। तो आपका आंसर क्या है 21C0 से 21C10 तक आपको जाना है।
अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो बेस्ट तरीका क्या है कि देखो आधी चीजें हैं 21c, 0 को 21c 21 लिख दो, एनसीआर को NCn-r कर देंगे, राइट? तो लास्ट टर्म विल बिकम 21c 11, दोनों को ऐड करोगे तो इट इज समेशन 21cr, सारी टर्म्स हैं आपके पास अब, तो इट इज 2 पावर 21। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। लोग इस पोर्शन में कंफ्यूज होते हैं, हर काम करने का एक ही वे है, कितने भी सेलेक्ट करो, डजंट इवन मैटर, ठीक है ना? सिलेक्शन आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज 10th वन। 10th में क्या है? कंसिडर 3 बॉक्सेस each containing 10 balls labeled 1 से 10. Suppose one ball is randomly drawn from each of the boxes. Denote by NI the label on the ball drawn from ith box. The number of ways in which balls can be chosen such that N3 is greater than N2 is greater than N1. उसने बोला 3 बॉल्स को पिक किया जा रहा है, एक एक बॉक्स से एक एक बॉल को पिक किया गया, 3 boxes are there. These are the numbers on the box, numbers on the balls. They should be in the increasing order. बहुत ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बट सोचेंगे कैसे इसको? रिस्ट्रिक्शन तो लग गया, अब आगे सोचेंगे कैसे इसको? अप टू यू गाइस, किसी ने थॉट दिया? ज्यादातर लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर फर्स्ट से 1 आ गया तो सेकंड से क्या होगा? अगर आप इस लूप में फंस रहे हो तो इट मींस आप केसेस बनाने चले जाओगे जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। सीधा तरीके से नहीं हो रहा काम तो उल्टे तरीके से सोचो कि देखो बॉल जो मर्जी हो, 1 में से 10 ही होगा ना नंबर, 1 to 10 में से ही होगा ना नंबर। इन 10 नंबर में से कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट कर लेता हूं पहले से ही, जो सबसे बड़ा मान लो बॉल्स आई 2, 4 and 8, इन ए बॉल्स का एक ही तरीका होगा जिस वे में मैं पिक कर सकता हूं इन्हें। कैसे? जो छोटा बॉल है सबसे वो N1 होगा, जो मिडिल वाला है वो N2 होगा, दिस इज N3, देयर इज ओनली वन वे टू अरेंज, सो 10C3 इज माय आंसर। दैट इज हाउ यू शुड थिंक। उल्टा सोचोगे तो बड़ी फास्ट हो जाएगा। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं चलो इसके साथ। मान लो देयर आर 10 प्लेयर्स जिनको हमें अरेंज करना है। A want to play before C, C want to play before A, sorry before B, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमें चाहिए ऑफ ऑल द प्लेयर्स। तो अब इसमें कोई थॉट लगा के देखो जो मैंने अभी बताया, क्या आप ये सिमिलर थॉट यहां पे लगा सकते हो? एनीवन सोचो कि मैंने वहां क्या किया, 10 में से पहले 3 नंबर को खुद ही सेलेक्ट कर लो कौन से 3 आए होंगे, फिर उनके बारे में उल्टा सोचो। अब यहाँ पे कैसे अरेंज करेंगे इस लॉजिक से? सूर्यांश क्वेश्चन तो बेसिकली सेम ही हो गया, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या आंसर भी सेम ही जाएगा तब सर। क्या लिखना चाहिए? कैसे मतलब कि क्या थॉट बता मुझे, जैसे मैं तेरे को समझा पा रहा हूँ ना, ये 10C3 का मतलब क्या है, तो तू क्या कर रहा है? सर AC के पहले आएगा, CB के पहले आएगा, तो मतलब ACB हो जाएगा। ठीक है, और ये पहले आएगा, ठीक है आगे। और सर इसका मतलब इनके आने का तरीका सब एक ही होगा, मतलब एक ही वे में आ पाएंगे 10C3। 10C3 क्या है मतलब? तो सर 10 प्लेयर्स हैं, उनमें से A B C को आना है, तो A C B है, तो उसमें 10C3 हो गया और एक ही वे में आ 10C3 पाएंगे। का मतलब क्या है? 10C3 मतलब ये सर 10C3 का मतलब हुआ कि इन तीनों का 10 में सिलेक्शन। 10 में से सिलेक्शन, 10 प्लेयर तो हैं ही ऑलरेडी। वो कह रहा है गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, ए पहले खेलेगा सी से, सी पहले खेलेगा बी से, तो प्लेयर तो सिलेक्टेड है ना ACB, तो 10C प्लेयर का सिलेक्शन कैसे हुआ? तब तो सर 1 ही हो जाएगा ना। बाकी प्लेयर क्या कर रहे हैं, वो नहीं खेलेंगे? तब सर सिलेक्शन होगा 10C3। अच्छा किस चीज का सिलेक्शन होगा? प्लेयर का? प्लेयर तो सिलेक्टेड है ना भाई, जगह का सिलेक्शन होगा ना, किस नंबर पे खेलोगे? यस प्लेयर सर। को सिलेक्ट करोगे कि कौन हाँ, खेलेगा, नंबर देखोगे, दोगे ना उनको, उस वे में खेलेंगे। यस बोल रहा है सर। प्लेयर का सिलेक्शन, यार हद हो गई, उसने बोल दिया ABC है। ये 10C3 क्या बॉक्स का सिलेक्शन हो रहा है? 3 10 में से 3 बॉक्स का सिलेक्शन हो रहा है कि 10 में से 3 नंबर का सिलेक्शन हो रहा है? नंबर का हो रहा है ना। नंबर का तो सर, यहाँ पे यस 10 प्लेसेस में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट होंगी ना, जिस प्लेसेस पे Yes, sir. प्लेयर खेल रहे होंगे, यस सर, कोई यस भी सर, 3 प्लेसेस हो गई सेलेक्ट, उनमें तो Yes, sir. एक ही वे है ACB को बिठाने का। यस सर। बची हुई 7 जगह पे क्या करेगा? वो तो आपस में कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है ना, उनको तो तुम भूल ही गए यहाँ पे। 7 फैक्टोरियल वे भी होंगे उनके। बिल्कुल शुभजीत वाज राइट, 7 फैक्टोरियल होना चाहिए। यू आर राइट शुभजीत, बिल्कुल होना चाहिए 7 फैक्टोरियल, राइट। लोग बस सिलेक्शन कर दिए, यहाँ तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट पूछा है, पिछले सवाल में तो अरेंजमेंट था ही नहीं, सिर्फ सिलेक्शन था। ठीक है, पिछले सवाल में बचे हुए 7 नंबर का कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे बचे हुए 7 प्लेयर्स भी खेलेंगे, तो इट इज द सिमिलर क्वेश्चन। थोड़ा सा टेढ़ा करके आ गया तो कंफ्यूज हो गए लोग। अब तुम समझो कि क्या आपका कोर प्रॉब्लम है आपको इनमें। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12th में क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स A and B such that LCM is the given positive integer। अब ये नंबर दे दिया, ये LCM है 2 नंबर्स का। मुझे जब ऐसा बड़ा सा सवाल मिलता था पेपर में तो मैं कभी डायरेक्टली सॉल्व नहीं करता था, क्योंकि मुझे गारंटी होती थी कि मैं गड़बड़ कर दूंगा। तो मैं कैसे सोचता था ना कि पहले मैं केस लेता था कि एक नंबर है, मान लेते हैं ये, दूसरा नंबर है मेरे पास, मान लेते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2। इन दोनों का LCM का मतलब क्या है? LCM का मतलब है दोनों ऐसा पावर जो सबसे बड़ा हो, जो दोनों को डिवाइड कर दे। 3 का भी सबसे बड़ा पावर ले लिया, 5 का भी, मतलब दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम पावर्स।
जो भी दोनों में मैक्सिमम पावर होगा वो एलसीएम में आ जाएगा, राइट। ये लॉजिक मुझे समझ में आया अभी तक। यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगाना पड़ेगा 100%। तो अगर आप 7 स्क्वायर को देखते हो तो 7 स्क्वायर के लिए देखो क्या क्या केसेस हैं। यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे 2 तो मैक्सिमम पावर होना ही चाहिए कम से कम। तो एक केस है दोनों ही 2 होता, दोनों में पावर 2 होता 7 का। एक है एक में 2 है, दूसरे में 0 या 1 है। अब ये रिवर्स भी हो सकता है कि B2 है, A0 या 1 है, तो इंटू 2 कर दो। तो टोटल देयर आर 5 केसेस। सिमिलरली इफ यू सी फॉर 11 का क्यूब, तो 3 तो होना ही पड़ेगा किसी ना किसी एक नंबर को, नहीं तो एलसीएम 3 आ ही नहीं पाएगा, पावर 3 नहीं आ पाएगा एलसीएम में। दिस इज वन वे। अनदर वे एक नंबर 3 है, दूसरा 0 1 या 2 हो सकता है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दो, उल्टा हो सकता है क्योंकि। तो 7 वेज आर देयर। सिमिलरली 19 पावर 4 के लिए क्या होगा, या तो 4 4 या तो 4 0 से लेके 3, इसको इंटू 2 कर दो, दैट इज 9 वेज। आंसर इज 5 इंटू 7 इंटू 9, खत्म सवाल। बट सोचना कैसे है ये स्टार्टिंग से मुझे समझ में आया, ये ही नहीं पता लगता, क्योंकि ये बहुत बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने जो इतनी जल्दी से कर दिया, मैंने फास्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे एलसीएम का मतलब क्लियर है कि मैक्सिमम पावर्स होती हैं। और कोई एचसीएफ लिख के देता है तो उसमें क्या होता है, देखो 2 पावर 1, 3 पावर 2, 5 पावर 2। हियर वी आर गेटिंग मिनिमम पावर्स, दोनों में जो भी मिनिमम पावर है वो उठा लिया, राइट। तो ये लॉजिक अगर याद रखोगे तो शायद कल को एचसीएफ एलसीएम का कुछ आ जाए तो तुम जल्दी सोच पाओ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटी, इट इज अ टफ क्वेश्चन डेफिनेटली। अजितेश, सर ये सेकंड और थर्ड केस में 2 और 3 कैसा है, थोड़ा सा बोलेंगे? 2 और 3 कैसे है मतलब? सर वो जो लिखे थे उसका सेकंड केस। एक नंबर में 11 पावर 2 है, दूसरे में तो 0 1 कुछ भी हो सकती है ना। हाँ सो वो समझ में आ गया, उसका आगे से लेके 11 क्यूब था उसमें। 11 क्यूब में 3 3, ये 3 है तो ये 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। हाँ तो सर वहाँ पर 2 क्यों आया, मुझे वो 2 समझ में नहीं पर इंटू 2 क्यों आया? आया। अच्छा ऑलराइट, समझ गया। क्यों आया मुझे बता। क्योंकि वो सर उसका आप उल्टा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो नीचे भी इसीलिए आएगा। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि मेरे को लगा कि आधे लोग बस ऐसे ही ऑलराइट बोल देते हैं, अंदर प्रेशर तो है कि भाई समझ में सही में आ गया कि नहीं आया, तभी मैं तुमसे पूछता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th में क्या है, अ ग्रैंडफादर विद 8 ग्रैंडचिल्ड्रन टेक्स 3 एट अ टाइम टू द पार्क एज ऑफन एज ही कैन विदाउट टेकिंग सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस। मतलब अगर ए बी सी गए थे साथ में तो अगली बार ए बी डी तो जा सकते हैं, बट ए बी सी दोबारा साथ में नहीं जाएंगे। अब P and Q represent number of times grandfather go to park and each child go to park। तो P क्या है, ग्रैंडफादर कितनी बार जाएंगे पार्क? एक बार में वो 3 बच्चों को लेके जाते हैं, टोटल 8 बच्चे हैं, उनमें से जितनी बार भी आप 3 3 के ग्रुप्स बना पाओगे उतनी बार जाना पड़ेगा ग्रैंडफादर को। तो दिस इज द वे। Q क्या है, हाउ मेनी टाइम्स ईच चाइल्ड गो टू द पार्क। मान लेते हैं एक बच्चा A है जो जा रहा है पार्क, तो उसके साथ 2 और बच्चों को सिलेक्ट करना है आपने आउट ऑफ 7 किड्स, तो 7C2 आर द वेज। देख लो, इन आंसर इज 8C3 + 7C2, दैट्स ऑल। ओके, 2 लाइन का ही था ये वाला क्वेश्चन। तो अभी ना मैं इसके बाद जो एक्चुअली अब अच्छी शुरू होती हैं चीजें, वो होती है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन वाली। तो खुद ही हैंड रेस करके ऑनेस्टली बता दो कितने लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन वाले सवाल में, ताकि हम पहले ही उसका इलाज कर लें, राइट। पहले ही मैं उसका कुछ ना कुछ बता दूं तुम्हें, ठीक है। तो देखो, मुझे एक ही फॉर्मूला तुमने याद रखना, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, अब तुम बस मेरी एक ही बात याद रखना, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई किताब का सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन लिखते हैं किताबों में, तो हम करेंगे आसान तरीके से सारे सवाल। कि इफ देयर आर सम नंबर्स A1 A2 से लेके मान लो ये AR तक हैं, ऑल ऑफ देम आर इंटीजर्स एंड सम ऑफ देम इज n, वेयर ईच एंड एवरी नंबर is greater than equal to 0. This line is very important. Greater than equal to 0 होना चाहिए, this is the condition. तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर n + r - 1 c r - 1, ये फॉर्मूला होता है। मुझे पता है एक बार में नहीं समझ में आएगा, तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर मैं चाहता हूं तुम ही लोग बताना, फिर पता लग जाएगा कि कितने लोगों को समझ में आया। लेट्स से इसमें गिवन है कि x + y + z is 20, ऑल ऑफ देम आर इंटीजर्स ऑब्वियसली, एंड आई एम सेइंग कि x is greater than 1, y is greater than 2, z is greater than 0. So what are the number of solutions? You can raise hand जिसने भी ये जो भी ये ट्राई कर रहा है। कंडीशन ये है, अब क्या करेंगे? यस हाँ जी सर, हम ना एक और वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से बड़ा x, तो बड़ा x को हम छोटा x - 1 मान लेंगे। अच्छा, या तो छोटे x को क्या लिखेगा, मतलब बड़े x को छोड़ तू ना, जिसको लिख रहा है वो बता, x को क्या लिखेगा उस हिसाब से। 1 + बड़ा x, 1 + a, हाँ रॉन्ग 1 + कुछ रॉन्ग है, ध्यान से नहीं पढ़ा तुमने। वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है जहाँ पे वो चीज तुमने ध्यान से नहीं पढ़ी, अच्छा, और वहीं पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एटलीस्ट यू ट्राइड, बाकी लोग तो ट्राई नहीं कर रहे हैं, तुमने ट्राई तो किया। अब सोचो क्या गड़बड़ बोला तुमने, मंगल। सर डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, क्योंकि वो पहले से बोला ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2, तो हो ही गया कि ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब ये कंडीशन होती है। किसी ने बोला a > = 0 का मतलब हमेशा x > 1 होता है। जितने सॉल्यूशन x > 0 के होते हैं क्या उतने ही सॉल्यूशन होते हैं x > 1 के?
ओह सॉरी सॉरी। ऐसी अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हो यार, सेम कैसे हो गया, हद्दी हो गई ये तो बिल्कुल ही। अपूर्व, सर इसमें हम पहले से ही x और y को 1 और 2 चीजें दे देंगे, तो फिर हम वहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20 लिखने के बजाय x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17 लिख के कर देंगे। मैंने भी यही बोला था और वो रॉन्ग है। अब सोचो वेरी इंपॉर्टेंट में कुछ बहुत ही खास चीज लिखी है जो मिस हुई है। समझ में आया तुम्हें सुपुजीत क्या गलत था? हाँ हाँ वो आ गया मुझे। क्या था? A-1 होगा ना? क्या होगा? x को क्या लिखना है? A-1 a-1। अच्छा तो एक a सेकंड, लिखियो हाँ। a-1 अरे क्या होता है इसका मतलब? नहीं नहीं A+1, हाँ अब पक्का। a+1 पक्का ये होता है इसका मतलब? क्या ये सेम है जो कंडीशन लिखी है उससे? A इज ग्रेट, अच्छा इक्वल टू नहीं है ना? नहीं है ना, इक्वल टू इज द की। सारे लोगों ने गलत किया अभी तक, जितने लोगों ने भी सोचा है इक्वल टू नहीं सोच रहे तुम लोग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इक्वालिटी इज द की। इक्वालिटी नहीं है, गलत कर रहे हो। x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है? अगर x इंटीजर है, दिस बाय डिफॉल्ट मीन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यू गाइस आर नॉट इंटरप्रेटिंग दिस थिंग क्लियरली। तो मैं क्या करूंगा, x को 2 प्लस x डैश कर दूंगा वेयर x डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड टर्म बाय डिफॉल्ट मीन y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो y को मैं क्या करूंगा, 3 प्लस y डैश वेयर y डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, इक्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब z को लिखेंगे 1 प्लस z डैश। तो मेरे पास क्या बनेगा, x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश इज 14 वेयर एवरीथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लगेगा फॉर्मूला जो लगेगा, 0 पर लेकर आएंगे तब जाके बात बनेगी। नाउ द आंसर इज 14 प्लस 3 माइनस 1c 3 माइनस 1। पेपर में ऐसे सवाल जब आते हैं मेजॉरिटी लोग गलत करके आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब ऐसे सवाल आते थे, क्योंकि मैं श्योर होता था कि मैं गलत नहीं करूंगा ऐसा सवाल कभी भी। मेरी प्रैक्टिस बहुत हो रखी थी पीएनसी पे, तो मैं बहुत खुश होता था जब मेरे को दिखता था पेपर में अरे 2 क्वेश्चन आ गए। मुझे पता है अरे 2 क्वेश्चन तो नहीं हो रहे ज्यादातर लोगों के, चलो ये तो मैं कर ही लूंगा। गिव अप होता था मेरा भी बहुत चैप्टर्स में, बट वो फिजिक्स में होता था। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत लगेगा अभी आगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिससे तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ आया तो ये वियर्ड मेथड लगाना पड़ेगा, जो कि आई कैन गारंटी अगर आपका पीएनसी वीक है तो ये मेथड आप भूल जाओ। तो अभी ध्यान से सुनोगे तो इतने खतरनाक सवाल भी तेजी से कर पाओगे यूजिंग द मेथड जो अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान से देखते हैं, मेरे को क्या गिवन है कि सर r इज 1 1 1, बेसिकली r1 इज abc वेक्टर है, abc बिलोंग टू -3 से 4। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल नॉन जीरो वेक्टर r1 परपेंडिकुलर टू r। दोनों को परपेंडिकुलर करना है तो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, मतलब a प्लस b प्लस c का वैल्यू मुझे 0 चाहिए, वेयर abc इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ध्यान रखना है अपर लिमिट भी है यहाँ पे, ये मुझे गिवन है। ठीक है, हमने क्या सीखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया है, एडजस्ट करना है तो a को कर देंगे -3 प्लस a डैश, b को कर देंगे -3 प्लस b डैश, c को कर देंगे -3 प्लस c डैश। तो देखो यहाँ से a डैश b डैश c डैश का वैल्यू क्या बनता है, this is greater than equal to 0 and less than equal to 4 plus 3 that is 7. This is the condition. ये नया आपका इक्वेशन क्या बन गया, a dash plus b dash plus c dash is equal to 9. You need the number of solutions. Okay, यहां तक हम पहुंच गए। अब टोटल केसेस क्या होते हैं सर, 9 plus 3 minus 1c 3 minus 1, these are the total cases। अगर हर चीज बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती तो, बट यहाँ पे उसने बोला 7 से बड़ा नहीं हो सकता कोई भी नंबर। ओके, देन दिस इज अ प्रॉब्लम। तो मतलब देयर आर मल्टीपल केसेस दैट आर नॉट रिक्वायर्ड। तो नॉट रिक्वायर्ड केसेस कौन से होंगे, एक केस होगा जब कोई भी एक नंबर इन तीनों में से 8 हो गया, कोई भी एक नंबर, अगर कोई भी एक नंबर 8 हो गया तो बचे हुए 2 का सम आपका क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 में से एक नंबर को सिलेक्ट किया जो 8 हो गया, बाकी 2 का सम 1 है, कितने केसेस आएंगे, 2 केसेस आएंगे, 0 1 एंड 1 0। अब इसके बाद और कौन सा केस आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, जब कोई ना कोई एक नंबर 9 हो गया और बाकी दोनों नंबर 0 हो गए, दिस इज ऑल्सो 1 केस जो रिजेक्ट हो गया। अब ऐसे कितने केसेस होंगे, 3 केसेस, क्यों, क्योंकि कोई भी तीनों में से एक नंबर 9 हो सकता था सर। सो दीज आर ओनली 2 केसेस जो मुझे रिजेक्ट करने चाहिए थे। तो अब मेरा आंसर क्या बनता है, देखें ये क्या बन रहा है। तो इट इज बिकमिंग 11c2 माइनस 3c1 into 2 दैट इज 6 माइनस 3। दिस इज योर आंसर। कोई रैंडम बाइनोमियल थ्योरम लगाना नहीं पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला चमक गया तुम्हें, बट ये समझना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा मेहनत लगता है, घर पे सोचना पड़ेगा, बट एक लेवल आएगा जब तुम ये समझ जाओगे, क्रैक हो जाएगा कोड इसका तुम्हारे से। हमने क्या किया, टोटल में से नॉट रिक्वायर्ड चीजों को हटा दिया। नॉट रिक्वायर्ड क्या था कि कोई नंबर 8 हो जाए या कोई नंबर 9 हो जाए, वो केसेस नॉट रिक्वायर्ड थे, क्योंकि 7 से बड़ा नहीं हो सकता। किसको थोड़ा थोड़ा समझ में आया एटलीस्ट, प्लीज रेज हैंड। सारा नहीं, सारा तो घर जाके एक बार सोचोगे तो और अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि इट इज ऑब्वियसली बेटर देन द सॉल्यूशन गिवन इन योर दिस डीपीपी, राइट। ये बहुत टफ सा सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, ये वियर्ड सॉल्यूशन आप नहीं लगा पाओगे इतना। ये तुम मेरे से ही नहीं लगेगा यार, तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूं मैं ये सॉल्यूशन। इनफैक्ट एक और बात बताऊं, इसमें भी ना एक और चीज का एडिशन होगा। क्या, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मेंशन किया, नॉन जीरो।
हमने ना एक ऐसा केस ले लिया जब तीनों ही जीरो थे, तो वो वाला केस भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। व्हेन ऑल द थ्री थिंग्स आर जीरो, मतलब ए बी सी विल बी जीरो, इसका मतलब ए डैश बी डैश सी डैश सब माइनस, सब की वैल्यू तुम्हारी 3 है, वो वाला केस रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो -1 भी होगा एक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इस कारण गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो जल्दी से। यस सर नॉट रिक्वायर्ड वाला सर एक बार फिर समझा दीजिए। नहीं नॉट तो कभी कर ही नहीं पाएगा, मैंने अगर एक बार भी और समझा दिया तो वो वेस्ट हो गया क्वेश्चन के तेरे लिए, तो कभी नहीं कर पाएगा, आई कैन गारंटी। घर पे आके समझ लेंगे तब। घर पे जाके समझ, क्योंकि तभी खुद से कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत वियर्ड अप्रोच है, सोच कोई बुक में भी नहीं दे रहा है। यस सर, कुछ ज्यादा ही इतना सीधा तो नहीं है अप्रोच, मतलब बट टेढ़ा सोचने का तरीका करना आसान है पर इससे, राइट। अब सोचना तो तू घर जाके अगर खुद करेगा ना एफर्ट, तो सही में वर्थ इट रहेगा, आई कैन गारंटी। ऐसे वेस्ट हो जाएगा यार, ठीक है। इस पे ये चीज मत पूछ, नॉट रिक्वायर्ड, ये मैं हिंट दे चुका हूँ कि 8 और 9 नहीं हो सकता, बस है ना, उस डायरेक्शन में अब सोच। शुभजीत हाँ जी सर, मैं बस ये कह रहा था कि ये तो समझ आ गया मुझे, बट हमारे टीचर जब कराते थे तो हमेशा वो बाइनोमियल वाले कराते थे, तो क्या इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं? मैंने तो आज तक नहीं, ये मेरे टीचर ने मेरे को ये मेथड कटवा दिया था, और हमारे ना पेजेस स्टेपल करवा दिए गए थे कि ये इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। हमेशा बेसिक से सोचोगे, टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड, हर सवाल होगा सॉल्व, क्योंकि एट द एंड इसमें भी तुम केसेस बना रहे हो, इसको भी तुम नहीं कर पाओगे सॉल्व, इनमें भी केसेस बनते हैं। ये तो कुछ समझ नहीं आता था। कुछ समझ नहीं आता इसमें, मेरे को खुद नहीं आता था, तभी तो स्टेपल करवाए थे चीजें, भाई तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सोचना हम 9th में थे जब ये पढ़ रहे थे, तो 9th का बच्चे को कंफ्यूजन से दूर रखना था उनका काम, तो उन्होंने पढ़ाई उस तरीके से दिया, उस तरीके से कि बच्चे की तरह, बिल्कुल छोटे बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से सोचता हूँ तभी मैं हर चीज को, रादर देन अज्यूम कर लिया कुछ, चलो ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं पता, बेसिक से। अभी और क्लैरिटी मिलेगा, डोंट वरी, बीबीबी 3 में भी आएंगे सवाल जिसमें ये यूज हो रहा था, आई थिंक, राइट, तो और समझ जाएगा, ठीक है। जे एडवांस का भी कर सकते हो इनफैक्ट हर सवाल, आई कैन गारंटी। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी अनऑर्डर्ड पेयर्स d1 d2 आर सच दैट d1 d2 का प्रोडक्ट इज गिवन टू यू। 7 8 7 5 तुम्हें दे दिया। पहले तो ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अनऑर्डर्ड का मतलब क्या, 1 2 इज सेम एज 2 1, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम है मेरे लिए। d1 d2 कैन नॉट बी 1, ये एक रिस्ट्रिक्शन है, एंड मतलब d1 d2 आर लाइक डिवाइजर्स, सोच के देखोगे तो दीज आर लाइक डिवाइजर्स ऑफ 7 8 7 5 नंबर, राइट। ये पहली बात तो इतनी सी समझ में आती है, इससे आगे तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कैसे इंटरप्रेट किया आप लोगों ने, कोई अपना थॉट बताओ, फिर मैं आपको और क्लैरिटी दे दूंगा, बट पहले आप लोग बताओ कुछ अपने एंड से कि क्या सोचा यार तुमने। यस जी सर, मैंने ये पहले तो फैक्टर्स निकाल लिए कितने बनेंगे। अच्छा, क्या बनी इसकी फैक्टराइजेशन? मुझे एक्चुअली आंसर याद है, बस शायद 44 था नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसकी क्या थी? 5 क्यूब था आई गेस। मैं देखता हूँ फैक्टराइजेशन क्या बनेगा। 7, ये पहले तो 3 से डिविजिबल है, यस। 9 से भी डिविजिबल है, यस। तो 3 स्क्वायर तो आने ही आना है आगे, 5 लास्ट में आ रहा है, 5 का मल्टीपल होगा, कितनी बार 5 आएगा, क्यूब आ रहा है मेरे हिसाब से, 50 क्या 7, ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा। हाँ, तो 3 into 4 into 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आर, यू आर सेइंग कि मेरे हैं 2 + 1 3 + 1 पावर +1 करते हैं क्योंकि, राइट। तो ये तुम्हारा बन गया, कितने बने, 30 बन गए? नहीं, ये क्या 30। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, एक मिनट रुक, फैक्टर्स में गड़बड़ किया मैंने, कुछ चेक करना है। क्या गड़बड़ किया बट तुम्हें दिख रहा है कहीं पे कोई गड़बड़ इसमें अभी? ये नहीं बन रहा सर, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे एक्चुअली मिल नहीं रहा मैंने कहाँ किया था सर। 2 + 1 3 + 1 सही किया हमने जो किया, आगे बताओ तुम। हाँ, कैलकुलेशन, हाँ तब सही 24। किया कैलकुलेशन, आगे। हाँ, तो इसमें 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 एक नंबर इटसेल्फ, तो वो दोनों हटा देंगे। उनको हटा दिया तुमने, क्यों? हाँ, तो बच्चे 20, क्योंकि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो? क्योंकि इसने कहा है कि नंबर 1 नहीं हो सकता। नंबर कैन नॉट बी 1, ठीक है। हाँ, तो 1 के साथ नंबर इटसेल्फ आएगा। हाउ आर यू पैरेलली डिसाइडिंग d1 d2, दैट इज द प्रॉब्लम। दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज कांस्टेंट ना, राइट। तो d1 को ऐसे इंटरप्रेट कर लें कि मुझे बस हाँ, ऐसे ही करना, d2 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। हाँ। तो कितने d1 की वैल्यूज हो सकती हैं, ये शुरू होगा मेरा 1 से लेके जाता रहेगा, आखिरी डिवाइजर है 7 8 7 5, टोटल 24 चॉइसेस आर देयर। फर्स्ट चॉइस इज रिजेक्टेड, लास्ट इज रिजेक्टेड, क्योंकि लास्ट में d2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 रिजेक्ट हो गए, तो तुम्हारे पास 22 चॉइस बची बस। तो क्या 22 आंसर होगा? नहीं, बट इसने अनऑर्डर्ड दे दिया, मतलब ऑर्डर की कोई वैल्यू है नहीं, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दे, क्योंकि जो भी सेकंड फैक्टर है a, b, लेट्स से यहाँ पे d1 d2 का वैल्यू, सिमिलरली b, इज आल्सो प्रेजेंट, तो डबल हो चुका है चीजें। तो मेरा आंसर जो होगा, बिकॉज अनऑर्डर्ड दिया है, आंसर विल बी 11। अगर ऑर्डर्ड दिया होता तो आंसर 22 होता। बिल्कुल सही है, अब क्लियर है मुझे बिल्कुल लॉजिक तुम्हारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वैसे आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ऑन द साइड ABBCCA ऑफ द ट्राइंगल ABC 3 4 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्सक्लूडिंग वर्टिसेस आर रिस्पेक्टिवली चोजन। मतलब एक ट्राइंगल है मेरे पास, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज पॉइंट्स, टोटल 12 पॉइंट्स आर देयर। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे, अगर कोई भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर लोगे, 12 C3 होना चाहिए था टोटल नंबर ऑफ केसेस। बट क्या कोई ऐसा केस है जो मुझे रिजेक्ट कर देना चाहिए था?
यस देयर आर फ्यू केसेस, अगर मैंने तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे सेलेक्ट कर लिया तो वो तो लाइन बन जाएगा, वो तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। तो मैं नॉट रिक्वायर्ड केसेस को हटाता हूँ। नॉट रिक्वायर्ड केसेस क्या है? तीनों ही पॉइंट एक ही साइड से सेलेक्ट हो जाते, 3C1 सॉरी 3C3, तीनों ही पॉइंट BC से आ जाते तो 4C3, तीनों ही पॉइंट AC से सेलेक्ट हो जाते, वो वाला केस भी रिजेक्ट कर दो, दैट आर 5C3। दिस इज माय फाइनल आंसर। कर लो कैलकुलेशन आखिरी में, ठीक है। प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड का लॉजिक लगा रहे हैं। सॉल्यूशन में तो उन्होंने केसेस बनाए हैं कि 2 पॉइंट एक साइड से, तीसरा पॉइंट एक साइड से एंड ऑल, ठीक है ना, बट आप ऐसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जैसे हमने किया। अब इस लॉजिक का फायदा ये है कि अगर आपके पास ये तो ट्रायंगल था, कल को 10 डिजिट मतलब 10 साइड का एक पॉलीगन आ गया जिसपे हर साइड पे कुछ पॉइंट्स हैं, बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे? सेम लॉजिक हमेशा लग जाएगा। नॉट रिक्वायर्ड में वही चीजें आएंगी जब सेम स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट हो गए, अदरवाइज तुम केस ही नहीं बना पाओगे जैसे इन्होंने ये सॉल्यूशन में दिया है। ये बस ट्रायंगल में केसेस बन रहे हैं और सब में केसेस बनाना मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन सेज number of 6 digit numbers that can be formed using 0 1 2 5 7 9 which are divisible by 11 and no digit is repeated। 6 डिजिट है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब किसी नंबर को रिजेक्ट तो नहीं करना, बस अरेंज करना है इनको, ओके। अब ये वैसे जेई मेन का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, तुम्हें लग रहा होगा डिविजिबिलिटी बाय 11 तो नहीं पूछते, पीवाई क्यों है भाई, पूछ लिया, ठीक है। अब अगर 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11 कैसे होगा नंबर? a minus b plus c minus d plus e minus f, alternate साइन चलाते जाओ, जो भी नंबर बनेगा that should be multiple of 11। this is the basic divisibility rule by 11, summation of number in a alternate way, right, कि alternate साइन चलते जा रही है। अब तुम यहां से देखो तो क्या आता है, a plus c plus e minus b plus d plus f is 11 का मल्टीपल। सोच के देखें कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सोचो ये सबसे मिनिमम ले लो, bdf को 0 1 2 ले लो, इनका सम आ गया 3, 5 7 9 का सम क्या आएगा, ये मेरा आ गया 21। तो डिफरेंस जो है इन दोनों का वो 18 इज द मैक्सिमम डिफरेंस दैट इज पॉसिबल, राइट। इससे बड़ा डिफरेंस तो नहीं हो सकता। तो ओनली पॉसिबिलिटीज आर या तो ये 0 हो जाए या तो ये 11 हो जाए, राइट। ये दो केसेस हैं। अब कई लोग तो इसके बाद गिन लेते हैं, गेस कर लेते हैं। कितने लोगों से गेस नहीं हो पाया? कौन कौन चाहता है कि मुझे प्रूव करके दिखा दो? गेस नहीं कर पाया मैं नंबर्स। तो देखो आपके पास सारे नंबर्स का सम तो ऑलरेडी है ना, आपके पास ए सी ई बी डी एफ सबका सम तो ऑलरेडी है। इन सबका सम देखो क्या आ रहा है आपके पास, 24। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम्स a प्लस c प्लस e विल बी 24 प्लस 11 का मल्टीपल। दिस इज अ इवन नंबर, दिस इज अ इवन नंबर, इसको भी इवन ही होना पड़ेगा। तो ओनली 0 इज पॉसिबल, 11 तो ये नहीं हो सकता। सो इसका मतलब मेरे पास क्या आया, a प्लस c प्लस e विल बी इक्वल टू b प्लस d प्लस f विल बी इक्वल टू 12। अब क्या क्या केसेस हैं 12 बनाने के लिए? तो 0 एक तो केस है 0 5 7 ले लो, और दूसरे ग्रुप को क्या ले सकते हो आप, 1 बचे हुए नंबर्स दैट आर 1 2 एंड 9। दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी। वन केस इज ACER 0 5 7, DDFR 1 2 9। सेकंड केस विल बी उल्टा, ये 1 2 9 में से 3 नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स 1 2 9 है, ये 0 5 7 है। इन्हीं दो केसेस का आपको रिजल्ट दिया हुआ है, बट ये बना कैसे वो आई होप आपको समझ में आ रहा है अभी कि करते कैसे हैं ऐसे सवालों को प्रूव अगर करना है। पेपर में प्रूव नहीं किया जाएगा, बट तुमसे पेपर में तुम्हें फास्ट करना पड़ेगा। पेपर में तुम 0 लेके सॉल्व कर दोगे, अच्छा, और अदरवाइज आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आई कैन गारंटी, अगर आप इतना प्रूव करने लग गए तो। कोई भी अभी कुछ पूछना चाहता है इस क्वेश्चन में आगे? आई वुड लाइक कि इस क्वेश्चन को अगर आपने पहले नहीं किया तो आप घर जाके एक बार थॉट देना जरूर इस पे कि खुद से सोच पा रहे हो, खुद से प्रूव कर पा रहे हो प्रॉपर मैथ्स लगा के। ठीक है आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज A and B be two set containing 4 and 2 elements. Number of subset of A cross B having at least 3 elements. A cross B में कितने एलिमेंट होंगे? मेरे पास 4 into 2 that are 8 elements. वो कह रहा है कम से कम 3 एलिमेंट्स आने चाहिए तुम्हारे पास। या तो आप ऐसा कर लो कि 3 8C3 8C4 and so on up till 8C8. This is one way. कई लोग ऐसा करते हैं कि मैंने सर क्या किया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 की पावर 8 माइनस नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड क्या है, कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, एक सिलेक्ट हुआ या तो 2 सिलेक्ट हुए। दीज आर द 2 वेज, व्हाटएवर यू लाइक वैसे आप कैलकुलेशन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन गया। फोर्टीन्थ क्वेश्चन भी मैं चाहूंगा तुम ही लोग मेरे साथ डिस्कस करो, कुछ लोग जिन्होंने भी ट्राई किया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन इज y be product of all the divisors of number 720, y is divisible by 15 power p। हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p by 3 चाहिए। मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। प्रोडक्ट कैसे निकाल पाओगे ये सोचना इज द टारगेट। शुभजीत
हाँ जी सर, पहले तो 720 को फैक्टराइज करके लिखना है। क्या बने फैक्टर्स? वो भी याद कर दीजिए। बताओ बताओ जल्दी से, तुम करोगे ना, मैं थोड़ी करूंगा पेपर में बैठ कर। कर 2 दीजिए। इंटू 5 है और फिर 2 इंटू 6 स्क्वायर है। क्या लिखूं ओवरऑल बता दे, सोच, कागज है यार तेरे हाथ में, हाँ कागज हाँ, है मैं मेरे मैं पास, करके बता देता हूँ। तो जल्दी करना भाई, सोचने में जितनी देर लगा रही इतने में मैं अपना आंसर दे देता टीचर को। सॉरी, 2 की पावर 4 और 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, ये बन गया, आगे। अब लाइक अब 2 की पावर, अब मुझे प्रोडक्ट निकालना होता है, तो मेरे माइंड में यही आया कि सम ऑफ द पावर्स। सम ऑफ द पावर्स। अब या तो कैसे, देखो देखो देखो, अब ऐसे कैसे सोच पाएगा सम ऑफ द पावर्स, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, राइट? हाँ, लाइक मैंने कैसे किया था, टोटल 5 इंटू 3 45 इंटू 2 90 है टोटल। 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना, मेरे 30 मेरे पास डिवाइजर है। सॉरी 30, हाँ। तो अब 30 में से मैं ऐसे कर रहा था कि 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जो 2 की पावर है वो 6 बार आएगा। ऐसे तो गिनना हो गया ना, नंबर मैंने और बड़ा कर दिया, तो क्या करेगा, फिर तो कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे मुझे बस 5 के प्रोडक्ट्स का ही लिखना था। मतलब मैं कन्विंस नहीं हो पाई, 15 की जगह 5 पावर पी दे देता या 3 पावर पी दे देता, फिर तो कंफ्यूजन हो जाती ना, या 6 पावर पी देता, पता। तो 6 फिर में तो फिर 3 का करना पड़ता कुछ। 3 का भी, 3 का देखता, 2 का देखता, अभी 5 की पावर भी 5 होती है यहाँ पे, तो फिर 3 का देखना पड़ता, तो ये सब तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना, है ना? कुछ ऐसा मेथड चाहिए जो हमेशा लग पाए। तो मेरे को क्या समझ में आता था ना, क्योंकि हमें प्रूव करने होते थे ऐसे क्वेश्चन आरएमओ में, तो देख मैं प्रूव कैसे करता था ना, मैं ना विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लिख देते थे कि देखो डिवाइजर्स को अरेंज कर देते हैं एक ऑर्डर में, मान लो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइजर आ गए हमारे, ठीक है ना? D1 D30 का प्रोडक्ट क्या होता है? 720 फर्स्ट एंड लास्ट। D2 D29 का प्रोडक्ट क्या होगा? 720। ऐसा कहानी चलाता जा, अगर तू D30 D1 दोबारा पहुंच गया 720, तुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर, सबको मल्टीप्लाई कर दे। ठीक। D1 D2 से लेके D30 का स्क्वायर विल बी 720 की पावर 30, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स इज 720 की पावर 15, खत्म हो गया सवाल। सो इट इज 2 की पावर 60, 3 की पावर 30, 5 की पावर 15, आई थिंक 15 विल बी योर आंसर, हाईएस्ट पावर ऑफ 15, है ना? तो आई होप अभी समझ में आ रहा है कि ये प्रोडक्ट वाले जो सवाल है, ये रैंडम से सवाल जो आते हैं ना, कल को कुछ भी और भी करवा दे, वो कल को तुम्हें पेपर में पता है ऐसे सवाल भी मिलेंगे, 1/D1 1/D2 एंड सो ऑन, बता दो क्या होगा, करना यही है जो मैंने यहाँ पे लगाया। 1/D1 का मतलब क्या है, देख D30/720, राइट? D2 का मतलब क्या है, D29/720, अब समझ में आ रहा है, कल को उल्टा भी पूछ ले कोई तो क्या करना है, ठीक। सिमिलर लॉजिक लगने वाला है, ठीक है ना? तो जनरली ये सब्जेक्टिव मेथड होता था, बट ऑब्जेक्टिव में भी सोचना बहुत आसान है ये, ठीक है? ये सॉल्यूशन है तो बहुत वियर्ड दिया होगा कुछ, हाँ देखो सॉल्यूशन में केसेस बनाया ना, जैसे मुझे केसेस नहीं बनाने पड़ते इस चक्कर में बस। अब देख किस किस को समझ में आया वैसे, व्हाट अबाउट अदर्स, प्लीज रेज हैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। आखिरी सवाल जो है 15th में क्या है, PQR आर नेचुरल नंबर्स, number of points having position vector PQR such that sum of them lies between 8 and 12। मुझे इस सवाल में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इस सवाल को तो बच्चे बहुत जल्दी कर देते हैं, इसको 8 ले लिया, 9 ले लिया, 10 ले लिया, 11 ले लिया, 12 ले लिया, केसेस बना के ही कर देते हैं, बट आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन। ये लेस ग्रेटर देन 80 है, लेस देन 120 है, अब कैसे करोगे, अब मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ एक्चुअली। उस सवाल में मजा नहीं आएगा, इस सवाल में मजा आएगा, सोचने को बहुत कुछ है, तो अब आप केसेस नहीं बना पाओगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो विदाउट मेकिंग केसेस कैसे काम हो सकता है, एनीवन, एनी सजेशन? अच्छा कोई डिस्कशन में इंटरेस्टेड हो, थोड़ा डिस्कस करके ही करना चाहता हूँ मैं, चाहे यू कैन रेज हैंड। ओके सूर्यांश। यस सर। तो सूर्यांश पहले तो मुझे ये बता कि अगर P + Q + R = 120 होता फॉर एग्जांपल, यस सर। एंड PQR आर नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या, PQR आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? तो क्या करता अगर सिंपल इतना सा होता सवाल, तो आगे फॉर्मूला लगा देते जो आपने बताया था शुरुआत में था। हाँ पर फॉर्मूला तो 0 के लिए लगता है ना, ग्रेटर देन। हाँ तो सर उसको 0 के लिए कर देता था। ठीक है, तो तुम P' Q' R' = 117 लिख देते, क्योंकि 1 + P' 1 + Q' करके और फिर फॉर्मूला, ठीक है सही बात है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम के केस आ रहे हैं, केस को हटाना है तुझे। यस सर। सोच इसमें क्या हो रहा है, टोटल केसेस आर P + Q + R लेस देन इक्वल टू 120, कौन से केस रिजेक्ट करने हैं, जब P + Q + R क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 79 होगा, सही बात है? यस सर। अब इस इनइक्वालिटी को सोचना है, अब P + Q + R का वैल्यू 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। यस। तो अगर इनइक्वालिटी को हटाना है तो सोच मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर P + Q + R + T = 120, आई एडेड अ बफर वेरिएबल कि अगर ये 3 है तो ये अपने आप बचा हुआ नंबर बन जाएगा, अगर ये 10 है तो ये अपने आप 110 बन जाएगा, अगर ये 120 है तो ये 0 भी बन जाएगा, T > 0। इनइक्वालिटी को हटाने के लिए मैं एक बफर वेरिएबल को ऐड कर देता हूं,
दैट इज व्हाट वी कैन डू। अब आगे तो लॉजिक सेम है कि p की जगह पे 1 प्लस पी डैश करना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसकी जगह 1 प्लस क्यू डैश, इसको 1 प्लस आर डैश, बनेगा क्या फाइनली, p डैश प्लस क्यू डैश प्लस r डैश प्लस t इज इक्वल टू 117। यस सर। आंसर इज 117 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1। अब सेकंड साइड को भी यही करेंगे, माइनस कर रहे हो जो कि आप p प्लस क्यू प्लस r प्लस t इक्वल टू 79, 111 ऐड मतलब कर दिया मैंने जो भी अरेंज करना था उनको, तो इट इज इक्वल टू 79 माइनस 3, यस सर। क्या आएगा 76 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1। इन दोनों का डिफरेंस इज द आंसर। यस सर। कोई केस नहीं चाहिए, कोई यूजलेस और कुछ नहीं करेंगे अब से हम। हमें इनइक्वालिटी को हटाने, कैसे हटेगा, एक बफर वेरिएबल को ऐड कर दो, अपने आप ले लेगा वो वैल्यू अपने आप बफर वेरिएबल। सही है ना, अब कर लेगा खुद से, अब समझ में आ गया, समझ में आ गया। बस सही है, यही एम है, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन वाले सवाल अब कर लेना। ये था आखिरी सवाल। ये देखो केस बनाए हैं, जैसे यहाँ पे केस तो तब बना लिए जब लिमिटेड चीजें थी, अगर ज्यादा चीजें होंगी तो हमेशा यही करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई डायरेक्टली चेंज्ड द क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई भी डाउट है किसी को इसमें तो पहले अभी क्लियर कर लो जल्दी से। बहुत ज्यादा मतलब कि फॉर्मूलों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला मैं बार बार यूज करता हूँ, वो है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, जिसमें मुझे कंडीशन बहुत ध्यान से याद रखनी है बस, कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आज आपको ट्रेलर तो मिल गया इक्वल टू की इंपॉर्टेंस का, क्योंकि पीएनसी में क्या है ना कि अगर अब तो न्यूमेरिकल टाइप में भी गड़बड़ हो सकती है, तुम तुक्का मारने का सोच ही नहीं पाओगे अगर एग्जैक्ट श्योर नहीं हो तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी पता लग जाता है, दूर दूर ऑप्शंस हैं, ठीक है, आइडिया से फिर भी लोग कर देते हैं कुछ ना कुछ, बट ठीक है ना, तो सोच लेना, या तो अटेम्प्ट ही मत करना न्यूमेरिकल में अगर आपका वीक है, और अगर आप क्लियर केसेस नहीं बना पा रहे हो तो भी बिल्कुल अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, यू विल वेस्ट टाइम इन द एग्जाम। ये बस मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। बाकी अभी तीनों में कोई भी दो क्वेश्चन रह गया तो पूछ सकते हो, हमने ऑलमोस्ट 25 सवाल डिस्कस कर लिए हैं, बाकी अभी जो भी और बचे हुए में डाउट है पूछ लो जल्दी से। सब हो गया, थोड़ा थोड़ा थॉट बिल्ड होना शुरू हुआ। देखो पीएनसी मुझे पता है बहुत ज्यादा सिखाना मुश्किल है, सेल्फ प्रैक्टिस से आता है, बट कितने लोगों को थोड़ा एटलीस्ट क्लैरिटी आने लगा है कि क्या काम का है क्या नहीं काम का है, किस तरह से सोचना है, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आया, प्लीज रेज हैंड एक बार जितने लोगों को कुछ क्लैरिटी मिला आज। जिन लोगों का टारगेट एडवांस्ड है तो ये नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला मेथड आपको एडवांस में एग्जैक्ट सेम लगता है वहां पे, तो याद रख लेना ये वाला मेथड बहुत काम आएगा तुम्हारी, अमेजिंग है, ठीक है ना। तो आई थिंक डाउट्स जिन्होंने पूछने थे वो हो चुके हैं, ठीक है ना। सूर्याज बोल रहा है 80% समझ में आया, 80 तो बहुत होता है, 80 देर को आ गया तो सेशन इज सक्सेसफुल देन। So some people are saying can we subtract the cases in that question जहाँ पे A at least 1 B between 2 A's था। See आपको नहीं पता कि आप कौन से केसेस रिजेक्ट कर रहे हो, आपने रिजेक्ट कर दिया नो B between 2 A's, अरे दो के बीच में था, तीसरे दो देखो फर्स्ट एंड सेकंड A के बीच में नहीं था, बाकी दो के बीच में था, वैसे केसेस आएंगे। और बहुत सारे रैंडम और केसेस भी बनेंगे जिन्हें आप रिजेक्ट नहीं कर पाओगे, तो टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड लगाना वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई गैप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको बचने के लिए उससे टोटल माइनस नॉट रिक्वायर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, कि आपने बहुत सारे केसेस नहीं किए रिजेक्ट वहां पे। चलिए तो अभी कुछ रह गया, किसी का कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन रेज हैंड, बाकी हमारे एंड से हो चुका है। I don't if you want to, someone is saying I want to ask something regarding photo upload in JEE application। सच बोलूं मुझे तो ये भी नहीं पता JEE एप्लीकेशन में फील्ड क्या क्या होती हैं, क्योंकि मैंने कभी खोल के देखा ही नहीं वो फॉर्म में क्या क्या भरवाते हैं वो, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन डेफिनेटली। आई यू कैन चेक एनी यूट्यूब चैनल, बहुत सारे लोग हैं प्रचार कर रहे हैं जो इस सब चीज का, कोई छोटी वीडियो जिसने डाली होगी देख लेना यार, पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ डिवाइजर कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो जो उसका फॉर्मूला होता है, राइट, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना उसमें, बस एक फॉर्मूला जो है वो याद कर लो। इफ योर रे ऑप्टिक्स इज वेरी वेरी वीक जस्ट डू दैट पार्ट जहां पे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मिरर ये सब छोड़ दो, बेसिक पार्ट कर डालो, एटलीस्ट रिफ्रैक्शन एंड ऑल तुम्हें आता हो, बेसिक रिफ्लेक्शन का सवाल आ गया तो तुम्हें आता हो, बाकी सब ठीक है, बाकी लेंथी आता है तो छोड़ देना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड नहीं गलत होना चाहिए, बस दैट इज द मेन एम। और अगर पेपर में 3 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए तो एक तो फॉर्मूला बेस्ड ही होने वाला है बेसिक, दूसरा ठीक है दूसरे में छोड़ देंगे बट एक तो कराएंगे हम कम से कम, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।